अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस वैसे तो हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज हमारी ट्रेडिंग जो है वो ज़्यादा टेक्निकल पे बेस होती है। ज़्यादा टेक्निकल को हम देखते हैं। फंडामेंटल्स वो ज़्यादा यूज़ करते हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म पे ट्रेड करनी होती है, मतलब स्विंग ट्रेडर्स हो गए या पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं ना, उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। बट हमारे लिए, हम स्कैल्पिंग क्योंकि करेंगे तो हमारे लिए भी ये मीनिंगफुल होती है। हमें पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म पे मार्केट ने किस डायरेक्शन में जाना है। न्यूज़ जो होती हैं दुनिया में, अगर जंग चल रही है किसी इलाके में, कहीं पे कुछ हो रहा है, तो उसका इम्पेक्ट आता है मार्केट के ऊपर। मतलब कि काफ़ी चीज़ें होती हैं ना जो मार्केट की सिचुएशंस को हैंडल करने में इम्पेक्ट डालती हैं मार्केट पे। कुछ ना कुछ होता होता है। तो वो कैसे हमें पता लगता है कि क्या होगा, कौन कौन सी न्यूज़ होती हैं मार्केट के अंदर जो हम ट्रेडर्स को हेल्प करती हैं डायरेक्शन फाइंड करने में। वो बेसिकली हम फंडामेंटल एनालिसिस में पढ़ते हैं। एक एसेट की एनालिसिस करते हैं कि उसमें क्या कुछ हो सकता है इस टाइम दुनिया में जो हो रहा है उसके मुताबिक। जैसे कि पास्ट में पहले कोविड आया था, तो कोविड में आपको पता है बहुत सी जो ऑफलाइन थी ना चीज़ें, वो ज़्यादा इम्पेक्ट आया था उन पे। वो बंद हो गई थी, काम नहीं कोई कर पाता था, बाहर नहीं निकल सकते थे लोग। और सबसे ज़्यादा जो हाइप आया था वो ऑनलाइन काम को, ऑनलाइन बिजनेस वो ज़्यादा रन किया गया। आप अगर देखोगे अमेज़ोन के शेयर्स वो सबसे ज़्यादा ऊपर गए कोविड में भी। वो क्यों गए? क्योंकि वो सिचुएशन थी। फंडामेंटल लोगों ने देखा था ना कि हालात इस टाइम जो है दुनिया के वो बदले हुए हैं, तो लोग ज़्यादातर काम ऑनलाइन ही करते रहे, ऑनलाइन ही चीज़ें मंगवानी शुरू कर दी। तो इस वजह से वो चीज़ें जो ना मार्केट की ट्रेंड को चेंज करती होती हैं। बेसिकली हमने ये चीज़ें स्टडी करनी होती हैं, न्यूज़ देखनी पड़ती हैं, क्या कुछ करना पड़ता है, ये आप आज इस क्लास में हम कोशिश करेंगे सारा कवर करें। सो व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस? Definition: Fundamental analysis is the study of economic, financial, and other qualitative and quantitative factors to determine the intrinsic value of an asset. Unlike technical analysis, which focuses on price actions, fundamental analysis examines external factors that influence market behavior. Key fundamental factors: economic indicators, GDP growth, unemployment rate, interest rates. GDP growth: the gross domestic product of a country reflects its economic health. Unemployment rate: higher unemployment often signals economic slowdown, while low unemployment indicates growth. Interest rates: central bank policies on interest rates directly influence currency value and overall मार्केट सेंटिमेंट्स। अच्छा, सो बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने ये लिखा हुआ है कि फंडामेंटल एनालिसिस की जो हमारी स्टडी होती है ना, वो होती है मार्केट की इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो होती है ना। हम देखते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी फैक्टर्स चेक करते हैं, जिसमें कोई भी एसेट, हमारा एसेट जो बेसिकली हम ट्रेड करते हैं, हम फोकस ज़्यादा करते हैं गोल्ड पे। सो हमारा गोल्ड के साथ ज़्यादा लेना देना बनता है। तो गोल्ड एक ही करेंसी के साथ कंपेयर किया जाता है, वो है यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर को हम कंपेयर करते हैं, उसकी न्यूज़ कोशिश करते हैं ज़्यादा हम देखें कि यूएस डॉलर की ग्रोथ हो रही है यूएस के क्या हालात चल रहे हैं, उसकी हम न्यूज़ चेक करते हैं। उनमें से फिर हमारे पास की फैक्टर्स होते हैं, हम न्यूज़ देखते हैं कि जीडीपी क्या बनी है, जीडीपी ग्रोथ, अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है, जो कि डॉलर की प्राइस पे इम्पेक्ट करती है। अगर डॉलर की प्राइस ऊपर जाएगी तो क्या होगा, गोल्ड जिस एसेट पे हम ट्रेड करते हैं वो नीचे गिरेगा। और अगर जीडीपी ग्रोथ डिक्रीज़ कर रही है, मतलब कि वैल्यू जो है डॉलर की अब नीचे गिरेगी, तो जब वो डॉलर की वैल्यू नीचे गिरती है तो उससे क्या होता है,
गोल्ड महंगा होता है, गोल्ड ऊपर की तरफ जाता है। सो ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं। सो हम क्या चेक करते हैं, जीडीपी ग्रोथ देखेंगे किसी भी एसेट की। ये मैं एग्जांपल आपको गोल्ड की इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम बेसिकली ट्रेड गोल्ड पे करते हैं, तो हमारा फोकस गोल्ड की जो होती है ना न्यूज़, मतलब कि यूएस डॉलर को हम ज़्यादा देखते हैं कि वो क्या कैसे इम्पेक्ट करेगा। अगर आप किसी और पेयर को देखोगे, किसी और एसेट को देखोगे, तो उसकी आपको फिर न्यूज़ चेक करनी पड़ती हैं, जैसा कि जीबीपी पाउंड जो होते हैं ग्रेट ब्रिटेन के उसकी हैं, तो फिर आपको यूके की न्यूज़ चेक करनी पड़ेंगी, उनकी क्या ग्रोथ है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट कैसी है, और इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं। ये सब अगर इंक्रीज़ करते हैं तो वो उसका इम्पेक्ट आता है मार्केट में। अभी यहाँ पे हम डॉलर की एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर डॉलर को देखेंगे ना, तो जीडीपी ग्रोथ अगर यूएस की बढ़ती है, मतलब कि ग्रोस डोमेस्टिक, जीडीपी होता क्या बेसिकली होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि एक कंट्री की जो होती है ना प्रोडक्शन, जो उसकी अपनी प्रोडक्शन होती है ना, वो उसका रेशो निकाला जाता है कि वो कितना एक्सपोर्ट करता है और कितनी वो इंपोर्ट करता है चीज़ें। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट है, हमने बनाया है, अगर हम उसे बना के बाहर बेचेंगे तो अपनी प्राइस के मुताबिक बेचेंगे। सो क्या होगा, पर जब बेचेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, जिससे क्या होगा, हमारी जो है ना बैंक बैलेंस में हमारी इंक्रीज़ आएगा, पैसा जितना ज़्यादा आएगा हम और अमीर होते रहेंगे। सो जीडीपी बेसिकली यही होता है, वो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ना, मतलब कि वो आपको कंट्री की एक पावर बताता है कि ये अमीर है कि गरीब है, अब इस मुल्क में पैसा ज़्यादा आ रहा है कि यहाँ से निकल रहा है। जैसे कि अब पाकिस्तान को अगर देख लोगे, पाकिस्तान का जीडीपी लो है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चीज़ें बनाता कम है, वो प्रोडक्शन कम है, बेचते कम है। सो उससे पाकिस्तान की क्या जीडीपी ग्रोथ कम है। वो क्या करते हैं, वो बनाने की बजाय बाहर से चीज़ें अब खरीदते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से चीज़ें खरीद रही है। अब आलू हैं, वो नहीं है पाकिस्तान के अंदर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर वो आलू नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो किसी कंट्री से, इंडिया से खरीदेंगे। अब वो खरीदेंगे तो ख़रीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पैसे लगाएंगे। पैसे लगाने के क्या होगा कि आपके मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है, मतलब कि आप गरीब हो रहे हो, आपकी जीडीपी ग्रोथ फिर कम होगी। अब इसी के अगेंस्ट अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एप्पल है, आईफोन बनाता है। आईफोन अब जितना बिकता है उससे क्या होता है, अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज़ करती है, क्योंकि अमेरिका को पैसा जा रहा है। आप जितने आईफोन खरीदते हो ये सारा पैसा अमेरिका की इकोनॉमी में जाता है, उनकी कंट्री में जा रहा है पैसा। तो वो क्या होगा, उनकी जीडीपी बढ़ेगी, वो अमीर का अमीर होता जाएगा। और जो लोग, जो कंट्रीज़ मतलब कि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा करते हैं वो अमीर होते हैं, और जो इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं उनकी गुर्बत बढ़ती जाती है। मतलब कि पैसा आपके कंट्री से आप बाहर बेचते जा रहे हो, आप बजाय कि अपनी आवाम को काम करवा के प्रोडक्शन लगाओ, आप अपनी प्रोडक्शन के बाद उसको सेलिंग बाहर करोगे तो आपकी कंट्री में पैसा आएगा, जिससे आपकी आवाम भी अमीर होगी, आप खुद भी अमीर होगे, आपकी इकॉनमी ग्रोथ करेगी। जीडीपी बेसिकली यही होती है। सो आगे हमारी साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी इसी के साथ अटैच होती है कि जब आप अगर प्रोडक्शन ही नहीं कर रहे हो, प्रोडक्शन नहीं करता है कंट्री, तो उसका क्या होता है कि उसके अंदर, कंट्री के अंदर गुर्बत बढ़ जाती है। काम ही नहीं है, जब आपने प्रोडक्शन ही नहीं कोई करनी, कोई चीज़ बनाना ही नहीं है, कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनाना। प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको फैक्ट्रीज लगानी पड़ती है। फैक्ट्रीज में क्या होता है, फिर बंदे चाहिए होते हैं, वर्कर्स चाहिए होते हैं काम करवाने के लिए। सो जब वो आपको ज़रूरत होगी तो आप उनके लिए एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, उनको हायर करोगे, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। सो वो क्या करेंगी, आपको एक इम्पैक्ट दिखाती हैं कंट्री का कि इस कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर बढ़ रहा है, मतलब कि लोग जॉब बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ पे नहीं मिल रही, लोग ज़्यादा फारिग ही बैठे हुए हैं, उनका रेशो ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो उससे क्या होगा, इम्पैक्ट आएगा कंट्री की ग्रोथ पे, जीडीपी पे इम्पैक्ट आता है, उसकी करेंसी पे इम्पैक्ट आता है। वो क्या होगी, डिक्रीज़ करेगी, उसकी वैल्यू कम होगी। सो अगर कंट्री की वैल्यू कम होगी, करेंसी की वैल्यू कम होगी, करेंसी की वैल्यू कम होगी, तो जाहिर सी बात है जो दूसरे कंट्रीज़ होते हैं उसके साथ compete कर रहे होते हैं, उनकी करेंसी ऑटोमेटिकली फिर ग्रोथ में जा रही होती है। क्योंकि अगर आप किसी कंट्री से चीज़ ख़रीद रहे हो तो जारी बात है, उससे पैसा दे रहे हो ना, तो जब उसके अंदर पैसा जा रहा है तो वो तो इंक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ तो आप करोगे, आपकी इकोनॉमी के नीचे गिरेगी। ऐसे ही यूएस डॉलर है,
वो अब उसमें यूएस में अगर इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है तो मतलब कि यूएस डॉलर नीचे गिरेगा, जिससे क्या इम्पैक्ट आएगा कि गोल्ड की प्राइसेस ऊपर बढ़ेंगी, ज़्यादा जाएंगी ऊपर की तरफ। सो ऐसे ही नेक्स्ट जो थर्ड फैक्टर होता है वो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, जो कि कंट्री के जो बैंक्स होते हैं ना, सेंट्रल बैंक्स पॉलिसीज़ ऑन इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस ऑन करेंसी वैल्यू एंड ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स। अगर कोई कंट्री मिसाल के तौर पे आपके कंट्री में इंटरेस्ट रेट कट करता है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट किसको देखा कि किसको कहते हैं, इंटरेस्ट रेट ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके कंट्री में जब बैंक आपको लोन देता है तो लोन देने के बाद उसने ज़ाहिरी बात है हर कंट्री के हर बैंक में इंटरेस्ट रेट उन्होंने रखा था कि हम आपको 1 लाख रुपया लोन देंगे, लेकिन उसके ऊपर आप हमें 10,000 या 20,000 मतलब 10% या 20% आपने हमें इंटरेस्ट रेट पे करना है, एक्स्ट्रा मनी जो होती है जिसे सूद कहते हैं इन शॉर्ट। वो हराम होता है दीन में, इस्लाम में तो हराम है, लेकिन दुनिया में ये सिस्टम चलता है, ये लोग करते हैं। सो अगर इंटरेस्ट रेट लो होगा, मतलब कि आप 1 लाख रुपया लेते हो उस पर 5% आपका इंटरेस्ट रेट है, तो लोग क्या करेंगे कि लोन ले लेंगे। ज़ाहिर बात है जब आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा तो आप लोग क्या कहोगे कि यार ठीक है थोड़ा है तो हम इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं, इनसे पैसा ले लेंगे, थोड़ा सा हम दे देंगे ना कोई बात नहीं, लेकिन हमारा कारोबार चल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप लोन लेते हो, अब इसी के बदले में अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है बैंक, वो कहता है नहीं जी नहीं, आप 5% की बजाय आपने 25% देना इंटरेस्ट रेट, तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं या कोई भी, आप हो मैं हो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग कहेंगे भाई हमें पागल हैं हम, मतलब कि 1 लाख रुपए के पीछे 25,000 रुपया 30,000 रुपया बैंक को फजूल में दें। आप लोग क्या करोगे, आप बैंक में पैसा नहीं डालोगे, उनको पैसा उनसे नहीं लोगे आप, तो उससे क्या होगा कि बैंक्स में पैसा नहीं जाएगा, और क्या होगा जी, आपकी कंट्री की जो बैंक्स हैं उनके अंदर पैसा जब नहीं होगा, वो कंगले होंगे सीधे अल्फाज में, तो आपकी करेंसी जो है वो डी वैल्यू होगी, जिससे डी वैल्यू होने के बाद आपका जो है वो डी वैल्यू होने के बाद आपकी करेंसी के अगेंस्ट जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ऐसे ही ये इम्पेक्ट करती होती हैं चीज़ें इंटरेस्ट रेट्स का। ये आपको बस छोटा सा जो ना मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया कि अगर आपको गोल्ड में देखना है ना, आपको यूएस डॉलर को फोकस करना है। यूएस डॉलर का अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है ना, मतलब कि कम किया जाता है, तो उससे क्या होगा, डॉलर की प्राइस बढ़ेगी। डॉलर की जब प्राइस बढ़ेगी तो मैंने आपको पहले क्या बोला था कि गोल्ड की प्राइस नीचे गिरेगी। सो अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो डॉलर बढ़ता है और गोल्ड नीचे आता है। यही अगर सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो डॉलर की प्राइस क्या होगी, कम होगी, और गोल्ड ऊपर जाएगा। ये आपने बस ध्यान में रखना है, फंडामेंटल्स में यही मेन चीज़ें हैं ना, आपने छोटी छोटी याद रखनी। क्विक यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स में और भी चीज़ें डाली हैं, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई आती है, ये मतलब ये न्यूज़ हैं जो अब आप जाके वहाँ से देख सकते हो। जैसा कि ये एक है वेबसाइट फॉरेक्स फैक्ट्री है ये वाली, हम यहाँ पे जाते होते हैं, तो फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे ये न्यूज़ वगैरह आती हैं। अभी इस वीक में तो नहीं है कोई, वैसे मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखो यहाँ पे आ रही है, ये न्यूज़ आई है यूएसडी की। हम अगर ट्रेडिंग करने बैठते हैं तो पहला काम क्या करते हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन करते हैं, यहाँ पे जाके देख लेते हैं कि भाई कोई न्यूज़ तो नहीं है, अगर है तो फिर हम उस टाइम को देख लेते हैं कि ये टाइम है, इस टाइम पे हमने देखनी है कि न्यूज़ आती है क्या आएगी, फिर उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हो, यहाँ से ओपन कर सकते हो। ये फोल्डर होता है, यहाँ पे लिखा होता है, अगर ये इसका मैं आपको बाद में खैर डिटेल्स में थोड़ी सी ना समझाऊंगा। अगर ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर हॉकिश देन एक्सपेक्टेड, मतलब कि अब ये रिज़ल्ट जब आएगा तब भी आपको पता लगेगा कि ये रिज़ल्ट अगर हॉकिश है देन एक्सपेक्टेड, तो ये यूएस डॉलर की करेंसी जो उसके लिए बेटर होगा, मतलब कि गोल्ड के लिए सही नहीं होगा, गोल्ड नीचे गिर सकता है। और अगर ये कम होगा इस एक्सपेक्टेड से,
तो यूएस डॉलर की प्राइस जो है वो नीचे गिरेगी, जिससे गोल्ड ऊपर जाएगा। सो ये न्यूज़ हम देखते होते हैं आती हैं, जिससे मार्केट में मूव्स आते हैं। मार्केट आप देखोगे लाइव, जब मार्केट एक कैंडल एक मिनट की इतनी इतनी बड़ी 100 200 पिप्स की बनाती है, वो इसी वजह से बनती हैं, ये न्यूज़ की वजह से। सारे लोग बैठे देख रहे होते हैं। सो अभी यहाँ पे जीडीपी था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, कंज्यूमर प्राइसिंग से इंडेक्स के मतलब एक कंट्री में कंज्यूमर कितने हैं और उसकी प्राइस इंडेक्स देखी जाती है, जैसे सीपीआई होती है, इसे सीपीआई न्यूज़ कहते हैं। हाउसिंग स्टार्ट्स, मतलब कि अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी फिर ग्रोथ होगी। दूसरे फैक्टर्स की भी, हाउसिंग आपको पता है कि हर कंट्री में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम हो तो वहाँ पे और 7 फैक्टर्स होते हैं जो साथ जुड़े होते हैं। काफ़ी कंपनीज़ को और भी फ़ायदा होता है, क्योंकि हाउसिंग में, कंस्ट्रक्शन में और भी बहुत सी कंपनीज़ के काम निकल आते हैं, साथ मिलते हैं उन्हें भी। सो जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। और रिटेल सेल्स जो होते हैं वहाँ पे, मतलब सेलर्स कितने हैं, कौन बेच रहा है, कौन खरीदता है, ये चीज़ें खैर आगे हम थोड़ी सी रिवीजन भी कर लेंगे इनका। अब क्या हो गया है, क्विक रिएक्शन। अच्छा, हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस, ये तो हमने कवर कर लिया ना ये सारा। क्विक रिएक्शंस टू इकोनॉमिक इवेंट्स। Scalpers focus on the timing and immediate impact of economy news, such as CPI, Consumer Price Index, NFP, non-farm payrolls, और FOMC announcements। ये होती हैं न्यूज़ हैं जो हम आगे जाके देखेंगे भी, फॉरेक्स फैक्ट्री में आती हैं। हम में से कुछ लोगों को पता भी होगा, देखते भी होंगे, जिसमें हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, देखते हैं कि कितने कंज्यूमर्स हैं, उनकी प्राइस वगैरह, खैर उनकी वो रिजल्ट्स वगैरह आते हैं रिपोर्ट्स में। वो आगे आपको जो है ना, मैं स्पेशली फॉरेक्स फैक्ट्री का एक थोड़ा सा ना क्लासेस के बाद आपको बताऊंगा कैसे वो यूज़ करते हैं, उसमें कैसे न्यूज़ पढ़ने, वो कभी आगे जाके देखेंगे। वहाँ पे ये न्यूज़ वगैरह आती हैं सीपीआई की, एनएफपी की, ये मंथली होती हैं, कुछ 3 मंथ में आती हैं, कुछ महीने बाद आती हैं, ऐसे करके ना इनकी टाइमिंग होती है। तो बेसिकली इन पे फोकस करते हैं ज़्यादा लोग, देखते हैं कि यार ये क्या इसका रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था ना, रिज़ल्ट पे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसे मूव करेगी। अगर डॉलर की प्राइस डिक्रीज़ करती है तो गोल्ड ऊपर जाएगा, और हम क्योंकि गोल्ड को ही प्रेफर करते हैं, उसी को ट्रेड करते हैं, तो हम ओनली ऑन डॉलर उसी को फोकस कर देते हैं, उसी की न्यूज़ ज़्यादा देखता हूँ मैं, और हम उसी को देखेंगे। खैर आगे चल के हमारे पास यहाँ पे आता है, नोइंग द schedule of high impact news helps scalpers avoid being caught in sudden volatility spikes or capitalize on sharp movements। यही चीज़ जो मैंने पहले बताई थी कि जब न्यूज़ वगैरह आती है ना, तो ये देखो आगे मैंने एग्जांपल भी रखी हुई है, ये एक ऐसे की कैंडल्स, इस तरह की बड़ी बड़ी कैंडल्स स्मार्ट मनी की बनती होती हैं। जैसे कि ये बुलिश कैंडल है, ये 1 मिनट के अंदर ही के अंदर ना 100 200 पिप्स की मूव आती है। सो अगर आपको न्यूज़ नहीं देखोगे, आप फॉरेक्स फैक्ट्री को ओपन करके नहीं देखोगे ट्रेड करने से पहले, तो फिर आपके चांसेस होते हैं कि आपने मार्केट को देखा नहीं है किस टाइम पे आप ट्रेड कर रहे हो। उस टाइम पे आप अपने ध्यान एनालिसिस कर रहे हो, आपको लग रहा है यहाँ पे मार्केट ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर बना रही है तो शायद नीचे चली जाए, आप ट्रेड सेल में मार दो और 2 मिनट बाद मार्केट ऊपर सारा आपका अकाउंट वॉश कर मारे भी बड़े लॉट के साथ हो, तो उसने हाफ में ही आपको वहाँ से निकाल के फेंक देना। इसलिए जो ना ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी ट्रेड करना है पहले आपने देख लेना, क्योंकि न्यूज़ वगैरह तो नहीं है, न्यूज़ है तो फिर न्यूज़ का वेट करना है कि न्यूज़ आ जाए, उसके बाद फिर आपने न्यूज़ का रिज़ल्ट देखने के बाद ट्रेड करना है, और अपने सेटअप पे ही करना है, विदाउट सेटअप नहीं करना, ये याद रखना। भाई एक वोलेटिलिटी, चीज जी मैंने सुना है कि वीएससी अगर आपको आता हो तो आप वॉल्यूम देख के पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि न्यूज़ अप जाएगी या आपकी फेवर में आएगी या आपकी अगेंस्ट जाएगी, ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं,
कहानी है, सही ये है। मैंने भी सुना ओके। था। सही है। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये न्यूज़ अब हमारे पे थोड़ी डिपेंड करती है। ये अगर आपको ना कि गवर्नमेंट के कोई बंदे हैं वो न्यूज़ लीक करते हैं, वो और चीज़ होती है। लेकिन वो सही है। यूएस के अंदर ऑफिसेज में बैठे हुए न्यूज़ लीक कर देते हैं, जैसे पेपर्स होते हैं ना स्कूल के, कुछ फ्रॉडी होते जी हैं वो जी। लीक कर देते हैं, तो वो बहुत पता है ना वो कितना कम सीन होता है ऐसे का। तो वैसे ही हाँ, इस लेकिन समय भी वॉल्यूम मार्केट आपको में नहीं होती है। बताता कि आने नहीं, वाली न्यूज़ वॉल्यूम क्या का होगी। लिंक ही नहीं होता इस चीज़ से। वॉल्यूम सही आप सही। वॉल्यूम आप बैठे हो ना, अगर उस पर बैठे हुए हो बड़े, मतलब लाइक ऑब्वियसली न्यूज़ आप देखोगे तो न्यूयॉर्क टाइम सेशन की ही देखोगे, उसी में आओगे, तो वो तो वॉल्यूम तो उस टाइम वैसे ही बढ़ने लग जाता है। आप कंपेयर करोगे सही। दूसरे टाइम फ्रेम पे या दूसरे सेशंस में, तो उधर तो वॉल्यूम होता ही नहीं है। तो आप अगर जैसे ही न्यूयॉर्क में आता है वो ओपनिंग होती है, उसमें वैसे ही वॉल्यूम इतने बड़े होते हैं, तो उस पर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सही। वैसे ही आपको वो कहानियाँ करवाई थी जी, इससे पता लग जाता है। आप विदाउट सही है। न्यूज़ भी देखोगे, उसके वॉल्यूम्स वैसे ही उस टाइम बड़े होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ट्रेड करते ही सेशन कौन से सेशन में करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम पे करते हैं, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। और स्कैल्पर्स कंपेयरिंग टू अदर्स, स्कैल्पर्स तो स्पेशली वेट ही करते हैं कि न्यूयॉर्क ओपन और उसी के अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो वहाँ पे जल्दी से क्विक एंट्री करते हैं और 1-2 मिनट के अंदर ट्रेड लेके अपना निकल जाते हैं। मिनटों में हमारी ट्रेड्स होती हैं वो, इसी वजह से, क्योंकि वो ट्रेड्स होते ही इनके अंदर हैं न्यूयॉर्क सेशन में। अगर आप बैठोगे ना एशिया में, तो फिर भाई वो ट्रेड चलेगी तो, लेकिन वो टाइम बड़ा लेगी क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी कम होती है। बहरहाल, फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प्स आइडेंटिफाई व्हेन एंड व्हाई वोलेटिलिटी में इंक्रीज, गाइडिंग एंट्री एंड एग्जिट टाइमिंग। मतलब कि ये हमें बताते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस हमें बता रहे हैं कि हमें मार्केट में ये वोलेटिलिटी क्यों आती है। वही चीज़ जो मैंने आपको अभी बता दी कि अगर न्यूज़ है जो कि स्पेशली होती है गोल्ड में, अगर आपने देखनी तो वो जाहिर सी बात आप न्यूयॉर्क सेशन में ही देखोगे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि मार्केट किस टाइम पे बैठे हो। उस टाइम पे अगर कोई न्यूज़ है तो फिर आप वेट करते हो कि यार ये टाइम निकल जाए या न्यूज़ का रिजल्ट आए तो फिर मैं ट्रेड करूँ। अदरवाइज़ अगर आप वैसे भी विदाउट फॉरेक्स फैक्ट्री को देखे आप न्यूज़ के बगैर ही आप एंट्री मार दोगे, तो आपका रिस्क होता है कि आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। ये चीज़ें आपने देखनी है लाजमी। इवेंट टाइम्स वर्सेस outcomes. Scalpers don't always need to understand the long term implications of news. Instead, they focus on the immediate market reaction. मतलब कि हम स्कैल्पर्स देखते हैं, इमीडिएट रिएक्शंस देखते हैं। हमारे लिए लॉन्ग टर्म पे गोल्ड कहाँ जा रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लॉन्ग टर्म पे उसने बाय ही जाना है, वो सबको पता है। लेकिन हमने फोकस करना होता है एक्चुअल में अभी न्यूज़ क्या आई है। अगर वो गोल्ड के हक में है तो हम उसको बाय कर लेंगे, अगर वो उसके अगेंस्ट है तो हम उसे सेल कर देंगे। हमें वो बस देखना होता है थोड़ा बहुत, कुछ मिनट्स के लिए, कैसे रिएक्ट करेगी मार्केट। फॉर एग्जांपल, द रिलीज टाइम ऑफ मेजर इकोनॉमिक रिपोर्ट इज़ मोर क्रूशियल देन द रिपोर्ट्स डिटेल्ड contents. Currency specific focus, fundamental analysis aids scalpers is in focusing on currencies that are likely to experience high activity such as USD during FOMC statements or GBP during BOE announcement. हम खैर ये जो है ना दो पेयर ज़्यादातर फॉरेक्स में वोलेटिलिटी इनमें ज़्यादा होती है, यूएसडी में और जीबीपी में, लेकिन हम यूएसडी पे ही फोकस करते हैं तो इसी को हम देख देते हैं ज़्यादा। ये जीबीपी के तो दूसरे जो होते हैं ना जीबीपी को जो ट्रेड करते हैं उनके लिए इसकी न्यूज़ होती हैं। हर करेंसी की न्यूज़ होती है, हर करेंसी की, यूडी की भी होती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की होती है, जेपीवाई जो होता है जैपनीज येन उसकी भी होती है। हर कंट्री की अगर आप फॉरेक्स के दूसरे पेज को ट्रेड करते तो फिर उनकी न्यूज़ पे आपको देखनी पड़ती है, साथ उनके अनाउंसमेंट भी देखने आते हैं कौन कौन से आए हैं, उनकी करेंसी के हक में आए या अगेंस्ट आए हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करनी पड़ती है। लेकिन नेक्स्ट ये देखो, रिस्क मैनेजमेंट जो है ना ड्यूरिंग न्यूज़ रिलीजेस, यही आपको बचाता है। अगर आपने ट्रेड करना भी है तो रिस्क मैनेज करके करना है। ये नहीं है कि आप अगर न्यूज़ में बैठे हो तो बस लॉट कहते हो बड़े बड़े लगा दोगे तो भाई वो अकाउंट यहाँ वाश होगा तो यहाँ डबल ट्रिपल हो जाएगा, दोनों में से एक काम होता है, लेकिन डबल ट्रिपल कम होगा, वॉश ज़्यादा होगा, ये याद रखना।
न्यूज़ इवेंट्स कैन काउज सडन स्पाइक्स दैट इम्पेक्ट स्टॉप लॉसेस एंड स्लिपेजेस। हाँ, इस टाइम पे स्लिपेज भी ज़्यादा होती है। स्लिपेज क्या होती है? अब स्लिपेज होती है जब मार्केट में एकदम इतने ज़्यादा ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं ना, तो मार्केट की वोलेटिलिटी बढ़ जाती है एकदम। मार्केट जैसे कि आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है न्यूज़ आने से 1 मिनट पहले, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, तो मार्केट में जैसे ही न्यूज़ आएगी ना, तो आप नेक्स्ट ट्रेड जब एग्जीक्यूट करने लगोगे, मार्केट में इतने ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं कि वो स्लिप होके ना मार्केट की ओपनिंग ये इस लेवल से यहाँ यहाँ पे आ जाएगी। आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे यहीं से लेवल से, लेकिन वो होगी यहाँ से। इस जो ये जो एरिया होता है ना, इसे स्लिपेज कहा जाता है कि मार्केट में स्लिपेज ज़्यादा बढ़ जाती है। आप ये नहीं कह सकते उस टाइम के ब्रोकर ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया ये वो ब्ला ब्ला, नहीं। उस टाइम सारे जो होते हैं ना सर्वर्स बिजी हो जाते हैं, सब लोग ट्रेड्स में बैठे होते हैं, तो वो जितने ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं तो फिर उसको एग्जीक्यूट करने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से स्लिपेज आती है। तो ये भी न्यूज़ में आपने ध्यान रखना है कि न्यूज़ के दौरान स्लिपेज भी होती है। और नेक्स्ट यहाँ पे स्कैल्पर्स यूज फंडामेंटल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई periods of high risk and adjust position sizing or avoid trading entirely। वही चीज़ जो मैंने आपको बता दी है कि पोजीशन साइजिंग करके ट्रेड करनी, नहीं तो अवॉइड ही करनी है। अवॉइड ज़्यादा बेटर है। लिक्विडिटी एंड spread awareness around major events, spreads of often widen due to reduced liquidity। स्कैल्पर्स मतलब कि इस टाइम पे ये भी होता है कि लिक्विडिटी कम होने की वजह से ना स्प्रेड भी जो होता है ना मार्केट में, स्प्रेड आपको पता है, मैंने आपको बताया था स्प्रेड क्या होता है। स्प्रेड होता है जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है ना, तो एक प्राइस होती है, एक आस्क प्राइस होती है और एक बिड प्राइस होती है। आस्क प्राइस और बिड प्राइस होती है, ठीक है। अगर आपने बाय करना है तो ब्रोकर आपका ट्रेड नीचे से ओपन करवाएगा, और इसके दरमियान जो ये होता है ना, ये लाइन के दरमियान, दोनों के लाइनों के दरमियान उसे स्प्रेड कहा जाता है, ठीक है। अगर आपने सेल करना है तो वो ऊपर वाले आस्क प्राइस से आपका सेल करवाता होता है। ये हमने पहले भी पढ़ लिया हुआ। खैर, then short-term sentiment analysis, fundamental release often trigger market sentiment shifts. Scalpers leverage these shifts for short-term trades by aligning with the dominant direction। वही मतलब कि स्कैल्पर्स जो होते हैं, जो ट्रेड करते हैं, उन्होंने कोशिश ये होती है कि वो ट्रेंड की डायरेक्शन में ही अपनी अलाइन करके ट्रेड करें, और लेवरेज वगैरह जो अपनी ना फिर बढ़ा के लगाते हैं ताकि प्रॉफिट जल्दी गेन करके वो निकल सके। Avoiding overtrading during quiet periods. Understanding the news calendar allows scalpers to identify periods of low volatility. For example, when no major events are scheduled, and avoid unnecessary trades. Correlation with the technical strategies. Fundamental insights complement technical setups by offering a broader perspective on why a market may behave a certain way at specific times. A trader can observe that if news align with technical analysis, it creates a better opportunity to gain more profits in a short time. However, if the news data goes against technical analysis, it is better to wait until the news impact subsides before making a trading decision। मतलब कि वो हमने देखना होता है, टेक्निकल्स के साथ अलाइन करने की कोशिश करनी होती है फंडामेंटल्स को। जब ये दोनों अलाइन कर रहे हैं तो फिर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपके प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये चीज़ हर ट्रेडर की कोशिश होती है, लेकिन कुछ कर पाते हैं और ज़्यादातर नहीं कर पाते। ये चीज़ आपको सीखने में टाइम लगता है, नॉलेज हो तभी कर पाता है बंदा, अदरवाइज नहीं। This version maintains your intended meaning while improving the flow and readability।
post news scalping opportunities. After major news, the market often consolidate or retrace. Scalpers can capitalize on these patterns by combining technical setups with post news सेंटीमेंट. मतलब जब न्यूज़ आ जाती है ना, उसके बाद जो एक कैंडल बननी है, एक बाय की बन गई है, तो हम स्कैल्पर्स अक्सर वेट कर रहे होते हैं कि हमारे लेवल पे आ जाए, वहाँ से फिर हम उस लेवल का वेट कर रहे होते हैं, जैसे वहाँ पे टैप करें तो उसके अगेंस्ट भी हम रिट्रेसमेंट को भी पकड़ लेते होते हैं. अक्सर ऐसे करते हैं, मैं भी कर लेता हूँ. आगे हमारा माशाल्लाह से यहाँ पे फाइनली वाइकफ भाई आ गए, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हम नेक्स्ट क्लास करेंगे.